नमस्कार। उत्तराखंड में ना एक आंदोलन बिल्कुल चुपचाप लेकिन बड़ी तेजी से जोर पकड़ रहा है। एक ऐसी मांग जो शायद इस पूरे राज्य की तकदीर हमेशा के लिए बदल सकती है। ये मांग है 5वीं अनुसूची की। तो चलिए आज इसी मांग की हर एक परत को खोलकर देखते हैं। ये कहानी सिर्फ एक राजनीतिक मांग की नहीं है। ये कहानी है हिमालय के इस राज्य के सामने खड़े एक बहुत गहरे संकट की, और उसके लिए जो एक साहसिक संवैधानिक समाधान सामने रखा जा रहा है उसकी। असल में ये अपनी पहचान बचाने की लड़ाई है। देखिए, इस मांग को समझने के लिए ना सबसे पहले हमें उस समस्या की जड़ तक जाना होगा, जिसे सिर्फ एक शब्द में समेटा जा सकता है, पलायन। मतलब अपने ही घर से, अपनी ही जमीन से लोगों का दूर चले जाना। 73%, 73%, ये आंकड़ा सच में दिमाग को सुन्न कर देता है। पलायन आयोग की रिपोर्ट्स के मुताबिक पहाड़ी इलाकों की 73% आबादी अपना घर छोड़ चुकी है। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। नहीं, ये खाली होते गांव, सुनी पड़ी गलियों और दरवाजों पर लगे तालों की कहानी है। उन्हीं गांवों की जिन्हें अब घोस्ट विलेज कहा जाने लगा है। तो सवाल सीधा है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों लोग अपनी पुरखों की जमीन छोड़कर जाने पर मजबूर हैं? देखिए, इसका जवाब उतना सीधा नहीं है। ये कोई एक अकेली समस्या नहीं, बल्कि एक दूसरे से जुड़ी कई मुश्किलों का एक ऐसा जाल है जो लोगों को अपनी जड़ों से उखाड़ फेंक रहा है। ये सारी समस्याएं ना एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ी हुई हैं। सोच कर देखिए, जब लोकल लेवल पर रोजगार ही नहीं होगा तो लोग क्या करेंगे? शहरों का रुख करेंगे। और जब गांव में लोग ही नहीं रहेंगे तो वहां की बोली, वहां की भाषा और संस्कृति कौन बचाएगा? और फिर जब आबादी कम हो जाएगी तो लोकतंत्र में उनकी आवाज, उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व, वो भी तो घटेगा ही ना। ये एक ऐसा विशेष साइकिल है जो पहाड़ों को धीरे धीरे खामोश कर रहा है। ये शब्द, ये पलायन की जो मानवीय कीमत है ना, उसे सीधे दिल तक पहुंचाते हैं कि ये सिर्फ एक आर्थिक मजबूरी नहीं है, ये स्वाभिमान और पहचान का संकट भी है। अपनी जमीन से, अपनी जड़ों से कट जाने का दर्द है। तो इस इतने गहरे और जटिल संकट का समाधान क्या है? इस आंदोलन के जो समर्थक हैं वो एक ही जवाब देते हैं, 5वीं अनुसूची। उनके लिए ये हर मर्ज की एक दवा है, एक मास्टर की। तो ये 5वीं अनुसूची है क्या? आसान भाषा में समझें तो ये हमारे संविधान का दिया हुआ एक सुरक्षा कवच है, एक प्रोटेक्शन शील्ड। ये उन खास इलाकों की जमीन, जंगल और संस्कृति को बाहरी दखल अंदाजी से बचाता है, और वहां के जो मूल निवासी हैं उन्हें उनके संसाधनों पर पहला हक देता है। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। ये आंदोलन किसी एक समुदाय को जनजाति का दर्जा दिलाने के लिए नहीं है। नहीं, ये पूरे पहाड़ी क्षेत्र को, उस पूरे रीजन को 5वीं अनुसूची के तहत लाने के लिए है। देखिए, एक का फायदा किसी व्यक्ति को मिलता है, लेकिन दूसरे का संरक्षण वो पूरी जमीन को मिलता है, और इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। उत्तराखंड, जिसे तो ब्राह्मण राजपूत बहुल राज्य माना जाता है, वो इसके लिए योग्य कैसे है? इस सवाल के जवाब के लिए इस मांग के समर्थक हमें इतिहास के पन्नों में और एक भूली हुई साझा पहचान की तरफ ले जाते हैं। देखिए, ये मांग कोई आसमान से नहीं टपकी है। ये असल में खोए हुए अधिकारों को फिर से पाने की लड़ाई है। अंग्रेजों के जमाने में भी यहाँ के पहाड़ी इलाकों को एक खास दर्जा मिला हुआ था, जहाँ स्थानीय कानून चलते थे। लेकिन आजादी के बाद धीरे धीरे करके जंगलों और नदियों पर से स्थानीय हक खत्म होते चले गए। तो कहानी सीधी है, जो हमारा था वो हमसे छिन गया और अब हम उसे वापस चाहते हैं। इस पूरे दावे का जो सबसे बड़ा आधार है वो है खस पहचान। समर्थकों का तर्क है कि आज की जो जाति की दीवारें हैं, उनसे पहले पहाड़ों में रहने वाली 90% से ज्यादा आबादी ऐतिहासिक रूप से खस समुदाय का हिस्सा थी, और ये एक ऐसा प्राचीन समुदाय है जिसे सरकार खुद एक जनजाति के रूप में मान्यता देती है। मतलब जातियों के ऊपर एक साझा, एक मूल जनजातीय पहचान मौजूद है। अब देखिए, किसी भी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने के लिए ना सरकार लोकर समिति के इन 4 पैमानों को देखती है, और समर्थकों का कहना है कि उत्तराखंड की पहाड़ी संस्कृति इन सब पर खरी उतरती है। कैसे? आदिम लक्षण तो दिखते हैं यहाँ की पारंपरिक खेती और जागर जैसी पूजा पद्धतियों में। विशिष्ट संस्कृति झलकती है यहाँ के अपनी बोलियों, इगास जैसे त्योहारों और परंपराओं में। संपर्क में संकोच आज भी दूर दराज के गांवों में महसूस किया जा सकता है, और आर्थिक पिछड़ापन वो तो पलायन का सबसे बड़ा कारण है ही।
तो इतिहास और पहचान के इन तर्कों के आधार पर अगर ये मांग मान ली जाती है, सोचिए अगर 5वीं अनुसूची लागू हो जाती है तो कैसा दिखेगा उत्तराखंड का भविष्य। समर्थक एक ऐसी तस्वीर पेश करते हैं जो आज की हकीकत से बिल्कुल अलग है। और ये जो वादे हैं ये सीधे उन समस्याओं पर चोट करते हैं जिनसे हमने इस चर्चा की शुरुआत की थी। ये एक तीर से कई निशाने साधने जैसा है। लोगों के लौटने से रिवर्स माइग्रेशन शुरू होगा। जंगल और नदियों पर स्थानीय हक मिलने से लाखों नौकरियां पैदा होंगी। मजबूत भू कानून जमीन को बाहरी लोगों के हाथ में जाने से रोकेगा और जब आबादी लौटेगी तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी बचेगा। ये एक पूरी तस्वीर है पुनरुद्धार की। ये शब्द सिर्फ एक दावा नहीं है, ये उस गहरी उम्मीद को दिखाते हैं जो इस मांग से जुड़ी हुई है। समर्थकों का मानना है कि ये सिर्फ एक कानून नहीं होगा बल्कि एक मनोवैज्ञानिक बूस्टर की तरह काम करेगा जो लोगों को अपनी जड़ों की तरफ वापस खींच लाएगा। और बात सिर्फ उत्तराखंड की नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मामला है। तर्क ये है कि चीन से लगी सीमा पर बसे ये गांव देश की पहली रक्षा पंक्ति हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। कारगिल युद्ध ने हमें सिखाया था कि कैसे स्थानीय चरवाहों और ग्रामीणों की जानकारी सेना के लिए कीमती साबित हुई थी। एक खाली होती सीमा एक असुरक्षित सीमा होती है। तो आखिर में सवाल यही है, क्या 5वीं अनुसूची वाकई उत्तराखंड के पुनरुद्धार की वो मास्टर की है जो पलायन, बेरोजगारी और सांस्कृतिक शरण जैसे सारे ताले खोल देगी, या फिर ये पहचान की राजनीति को हवा देकर समाज में एक नई दरार पैदा करने का जोखिम भी है? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ एक संवैधानिक बहस नहीं बल्कि उत्तराखंड के आने वाले भविष्य की दिशा तय करेगा।